प्यारे बच्चों, आपको मुद्रण संस्कृत और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा रहा था। फ्रांसीसी क्रांति में बताया गया जो दार्शनिक वॉल्टेयर रूसो थे और उनके चिंतकों ने क्या अपने विचार व्यक्त किए हैं। कहते हैं छपाई के चलते ज्ञानोदय से वॉल्टेयर और रूसो जैसे चिंतकों के विचारों का प्रचार प्रसार हुआ। सामूहिक रूप से उन्होंने परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना प्रस्तुत की। उन्होंने तार्किकता का प्रचार प्रसार किया। इसने लोगों को राजशाही के विरुद्ध विद्रोह हेतु प्रेरित किया। मुद्रण ने समस्त पुराने मूल्यों, संस्थाओं और नियमों पर आम जनता के मध्य बहस विषय, धार्मिक तथा राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श का मार्ग प्रशस्त किया। कार्टूनों और कैरिकेचरों, व्यंग्य चित्रों कहते हैं, में ये भाव सामने आता था कि जनता तो मुश्किल में फंसी है, जबकि राजशाही लोग भोग विलास में डूबे हुए हैं। इसने क्रांति की ज्वाला भड़काई, अर्थात दार्शनिकों ने ही क्रांति की ज्वाला भड़काई। अब 19वीं सदी में क्या हुआ? कहते हैं यूरोप ने 19वीं शताब्दी में साक्षरता के मामले में अत्यधिक प्रगति की। ऐसी स्थिति में महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी संख्या में एक नया पाठक वर्ग विकसित हो गया। बच्चे, महिलाएं और मजदूर। 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के अधिकतर देशों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होने के बाद बच्चे पाठकों की श्रेणी में आ गए। बच्चों के लिए पुस्तकों की मांग को पूरा करने के लिए ही फ्रांस ने सन 1857 में एक मुद्रणालय या प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। इस मुद्रणालय द्वारा पुरानी व नई दोनों प्रकार की पारिकथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया। जर्मनी के ग्रिम बंधुओं ने कई वर्ष परिश्रम करने के बाद किसानों के बीच से लोक कथाएँ एकत्रित की। उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन हुआ। फिर कहानियों को अंततः सन 1812 के एक संकलन में छापा गया। बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री या जो चीज़ें कुलीन वर्ग को अश्लील या अवांछित लगती थीं, उन्हें प्रकाशित संस्करण में सम्मिलित नहीं किया जाता था। इस तरह पुरानी ग्रामीण लोक कथाओं को नया रूप मिला। छपने से वे दर्ज तो हुई, लेकिन इसके साथ साथ उनके स्वरूप में कुछ परिवर्तन भी हो गया। महिलाएं पाठिका और लेखिका के रूप में अधिक महत्वपूर्ण हो गई। पेनी मैगजीन्स और एक पैसिया पत्रिकाएं विशेष रूप से महिलाओं के लिए ही होती थीं। 19वीं शताब्दी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका महत्वपूर्ण पाठक मानी गईं। प्रसिद्ध उपन्यासकारों में लेखिकाएं अग्रणी थीं। जेन ऑस्टिन, ब्रांड बहनी, जॉर्ज इलियट आदि प्रख्यात लेखिकाएं थे। उनके लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, इसमें गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था और इच्छा शक्ति थी। 17वीं शताब्दी से ही किराए पर पुस्तकें देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे। 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग अपेक्षाकृत आर्थिक दृष्टि से संपन्न मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। काम के दिन के छोटे होने के बाद मजदूरों को अपने सुधार, आत्म अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा समय मिलने लगा। मजदूरों ने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं लिखी। अब क्या कहा आगे देखिए। यॉर्कशायर के एक मैकेनिक थॉमस वुड ने बताया कि वह पुराने अखबार खरीदकर शाम के वक्त आग की रोशनी में पढ़ता था, क्योंकि उसके पास मोमबत्ती के लिए पैसे नहीं होते थे। गरीबों की आत्मकथाओं से हमें पता चलता है कि वे मुश्किल हालात में पढ़ने के लिए जदोजहद करते थे। 20वीं सदी के रूसी क्रांतिकारी लेखक मैक्सिम गोर्की की मेरा बचपन और मेरे विश्वविद्यालय इन संघर्षों की कहानियाँ हैं। नए तकनीकी परिष्कार। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में प्रेस धातु से बनने लगे थे। 19वीं शताब्दी के पूरे समय में प्रेस
या छापे खाने की तकनीक में लगातार सुधार हुए। 19वीं शताब्दी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड यमहो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को अच्छा कार्य करने लायक बनाया। इससे प्रति घंटे 8000 शीट या ताव छप सकते थे। शताब्दी के अंत तक ऑफसेट प्रेस अस्तित्व में आ गया था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई संभव थी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही बिजली से चलने वाले प्रेस के कारण छपाई का काम बड़ी तेज़ी से होने लगा। कागज़ डालने की विधि भी सुधार हुआ, प्लेट की गुणवत्ता अच्छी हुई, स्वचालित पेपर, रील और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी उपयोग में लाए जाने लगे। इस प्रकार कई छोटी छोटी मशीनी इकाइयों में कुल सुधार के कारण छपे हुए पन्नों का रंग रूप पूरी तरह परिवर्तित हो गया। पुस्तकों के बेचने के नए उपाय किए जाने लगे। इस समय प्रकाशकों ने पुस्तकों को बेचने के लिए नए उपाय किए। 19वीं शताब्दी की पत्रिकाओं में उपन्यासों को धारावाहिक रूप में छापा, जिससे उपन्यास लिखने की एक विशेष शैली विकसित हुई। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय पुस्तकें एक सस्ती श्रृंखला के अंतर्गत छापी गईं। इस श्रृंखला को सीलिंग श्रृंखला कहा गया। इस श्रृंखला की पुस्तकों में पुस्तकों के जिल्द के आवरण पर विशेष तकनीकी प्रभाव दिखाई देता है, जो 20वीं शताब्दी की देन है। अब कह रहे हैं 1874 में छपी सूचनाएं, इश्तिहार सड़कों के दीवार, प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक इमारत पर लगाए जाते थे। अब क्या गतिविधि देख रहे हैं, चित्र 7 में बताया गया है। देखो, ऐसे विज्ञापनों का लोगों के मन पर क्या असर पड़ता है, क्या होगा। क्या आपको लगता है कि छपी हुई चीज़ को देखकर हर व्यक्ति एक जैसी प्रतिक्रिया होती है? ऐसे विज्ञापन लोगों के मस्तिष्क पर तत्काल प्रभाव डालते हैं। वे उनके विचारों को पलटकर उन्हें उस विज्ञापित उत्पादों को खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। प्राय छपी हुई चीज़ों को देखकर सभी व्यक्तियों को एक समान प्रतिक्रिया नहीं होती। अब भारत में मुद्रण संस्कार या संसार दे रहे हैं। भारत का मुद्रण संसार क्या है? मुद्रण संस्कृति का भारत पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ा। यहाँ जो साहित्य पांडुलिपि के रूप में थे, वे अब मुद्रित होने लगे। धार्मिक त्योहार एवं सार्वजनिक बहसों को छपाई के कारण एक नया आयाम मिला। प्रकाशन के नए रूप सामने आए। महिलाओं को अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। गरीब जनता पर भी इसका प्रभाव पड़ा। औपनिवेशिक शासन व्यवस्था को झकझोरने में भी मुद्रण संस्कृति ने अहम योगदान दिया। अब मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियाँ कैसी थीं भारत में मुद्रण के आगमन से पहले संस्कृत, अरबी, फारसी व विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियाँ तैयार करने की पुरानी समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथों से बने कागज़ों पर नकल करके बनाई जाती थी। कभी कभी पांडुलिपियों के पन्नों में सुंदर चित्र भी बनाए जाते थे। पांडुलिपियों के पन्नों को संरक्षित करने एवं उन्हें पुस्तक जैसा आकार देने के लिए या तो लकड़ी की तख्तियों के मध्य रखा जाता था या फिर उन्हें सिल कर बांध दिया जाता था। पांडुलिपियाँ बहुत ही कोमल व मही होती थीं, अतः उन्हें सावधानी से पकड़ना होता था। पांडुलिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के कारण पांडुलिपियों को पढ़ना भी आसान नहीं होता था, इसलिए इनका व्यापक दैनिक उपयोग नहीं हो पाता था। पूर्व औपनिवेशिक काल में शिक्षण व्यवस्था भी अनोखी थी। जैसे बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं की बहुतायत थी। यहाँ विद्यार्थी सामान्यतः पुस्तकें नहीं पढ़ते थे। गुरु या शिक्षक अपनी किस्मत के आधार पर पुस्तकों की विषय वस्तु विद्यार्थियों को सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस प्रकार बहुत से लोग बिना कोई पुस्तक पढ़े साक्षर बन जाते थे। अब भारत में छपाई कैसे आई? भारत में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। जेसुइट पंथ से संबंधित पुजारियों ने कोंकणी को सीखा और बहुत सी पुस्तकें छापी। सन 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 पुस्तकें छप चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने सन 1579 में कोची में पहली तमिल पुस्तक छापी। सन 1713 में पहली मलयालम पुस्तक छपने वाले में भी वही थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल पुस्तकें छापी, इनमें से कई पुरानी पुस्तकों का अनुवाद किया।
अंग्रेजी भाषा का मुद्रण और छपाई भारत में बहुत समय तक विकसित नहीं कर पाई थी। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी के अंत तक छापे खाने का आयात करना आरंभ कर दिया था। औपनिवेशिक भारत में जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने सन 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र थी और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। हिक्की बहुत से विज्ञापन छापता था, जिनमें दासों की बिक्री से जुड़े विज्ञापन भी सम्मिलित थे। साथ ही हिक्की भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गपबाजी भी छापता था। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त समाचार पत्र के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना प्रारंभ कर दिया जो औपनिवेशिक राज की छत पर होते हमलों से उसकी रक्षा कर सके। 18वीं शताब्दी के अंत तक बहुत सी पत्र पत्रिकाएँ छपने लगीं। कुछ भारतीय भी अपने समाचार पत्र छापने लगे थे। राजा राम मोहन राय के मित्र गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट भारतीय समाचार पत्र की दिशा में पहला प्रयास था, अर्थात भारत में पहला छपने वाला समाचार पत्र बंगाल गजट था। धन्यवाद।